मार्केट मास्टर्स में आज हमारे साथ एक बेहद ही खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ हैं मार्सलिस इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के फाउंडर और सीईओ सौरभ मुखर्जी जी। इससे पहले कि हम सर के साथ थोड़ा मार्केट का, घरेलू अंतर्राष्ट्रीय बाजार की एक्टिविटीज़ को समझें, आपको सर के बारे में थोड़ी सी जानकारी और दे देती हूँ। सर जब ने मार्सलिस ज्वाइन करने से पहले वो एम्बिट कैपिटल के साल 2018 तक सीईओ भी रह चुके हैं। और आपको बता दें कि कई सारी सेबी वर्किंग ग्रुप्स हैं जिनके साथ वो अभी भी उनका हिस्सा बने हुए हैं। और साथ ही लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से सर ने इकोनॉमिक्स में बीएससी और एमएससी दोनों की डिग्रियां हासिल की हैं। सौरभ सर, इट्स अ प्लेजर टू हैव यू ऑन मार्केट मास्टर्स टुडे। सर, सबसे पहले पिछली बार जब हमारी बात हुई थी, जब आप जी बिजनेस पर थे, आपने कहा था कि सरकार काफ़ी सारे फिस्कल और रेगुलेटरी कदम उठा चुकी है, चाहे इनकम टैक्स कटौती में राहत देख लें, जीएसटी में राहत देख लें। आपने कहा था कि कंजम्पशन को इससे बहुत बूस्ट मिलेगा, जिसका इम्पैक्ट आने वाले क्वार्टर्स में, महीनों में देखने को मिलेगा। संतुष्ट है सर कंजम्पशन स्पेस को जिस तरह का बूस्ट मिला है? मार्केट उससे एक बार पंख फैलाने को फिर से तैयार है तेजी के? थैंक यू नेहा जी फॉर हैविंग मी ऑन द शो। सो देखिए, बिल्कुल सटीक बोला आपने कि फाइनेंस मिनिस्टर जी ने जो इस साल 2025 में जो कदम लिए हैं, उससे कंजम्पशन को उछाल तो ज़बरदस्त मिली है। अक्टूबर का महीना, गाड़ी के कंपनी से बात करें या एफएमसीजी से बात करें या कंज्यूमर ड्यूरेबल से बात करें, इसमें कोई दो राय नहीं है मेरे ख्याल से कि अक्टूबर का महीना कंजम्पशन के लिए बढ़िया रहा। सवाल ये खड़ा होता है कि नवंबर दिसंबर में क्या छवि देखने को मिलेगी। जहाँ तक मुझे अब तक नज़र आ रहा है, ये करंट क्वार्टर जो है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर का क्वार्टर, ये 9 या 10 क्वार्टर बाद, 9 और 10 क्वार्टर्स के बाद ये पहली क्वार्टर होगी जहाँ पे मेरे ख्याल से निफ्टी अर्निंग्स ग्रोथ डबल डिजिट में आ सकती है। राइट, लास्ट 9-10 क्वार्टर से निफ्टी अर्निंग्स ग्रोथ स्ट्रगल कर रही है, 5-6% आए जा रहा है। बट मेरे ख्याल से अक्टूबर नवंबर दिसंबर के क्वार्टर में एक उछाल देखने को मिलेगी। कंजम्पशन हमारे देश का इकोनॉमी का 60% हिस्सा है। सो कंजम्पशन को जब उछाल मिलती है, कंजम्पशन को जब प्रोत्साहन मिलता है, तब ओवरऑल अर्निंग्स ग्रोथ को भी प्रोत्साहन मिलता है। तो ये वाला क्वार्टर मुझे लग रहा है अच्छा रहेगा। अब सवाल ये खड़ा होता है कि जब हम जनवरी फरवरी मार्च पे पहुंचेंगे, ये कंजम्पशन में मोमेंटम बरकरार रहेगी या फिर से एक स्लगिशनेस देखने को मिलेगी। और वहाँ मेरे ख्याल से और ग्रोथ मोमेंटम की ज़रूरत है। मुझे मुझे लगता है आरबीआई को रेट कट्स करनी चाहिए। इन्फ्लेशन दबी हुई है, कोर इकोनॉमी में उतनी ग्रोथ नहीं है। अगर हम कोर इंडस्ट्रीज़ का डेटा ग्रोथ देखें, उसमें उतनी उछाल नहीं है। मेरे ख्याल से आरबीआई को और रेट कट्स करने की आवश्यकता है। और उम्मीद है कि अगले साल और इनकम टैक्स कट्स देखने को मिलेगी। अगर आरबीआई रेट कट्स करे और सरकार टैक्स कट्स करे 2026 में, मेरे ख्याल से कंजम्पशन मोमेंटम बरकरार रहेगी। नहीं तो फिर से आशंका है, डर है कि फिर से अर्निंग्स ग्रोथ जो इस क्वार्टर लग रही है इम्प्रूव हुई है, फिर से अगले क्वार्टर से धीमी पड़ सकती है। ओह! तो क्या सर यहीं पे पेच फँसता हुआ एफआईज़ के लिए भी दिखाई दे रहा है? क्या वो भी इस बड़े इवेंट का इंतज़ार कर रहे हैं कि शायद एक रेट कट दिखे? कंज़म्पशन वाली जो थीम है, उसको लेके वो शायद और क्लैरिटी चाहते हैं। क्या यही कारण है एफआईआईज़ आते हैं और फिर अपना हाथ पीछे खींच लेते हैं? आई थिंक एफआईआईज़ के लिए थोड़ी सी दुविधा दोनों तरफ से है। एक तो उन्हें वैल्यूएशंस में दिक्कत है। अगर आप कंपेयर करें इंडिया की वैल्यूएशंस यूएस के स्मॉल एंड मिड कैप के साथ, इंडिया के कंपनीज और यूएस स्मॉल एंड मिड कैप की मार्केट कैप लगभग सिमिलर है। तो यूएस स्मॉल एंड मिड कैप इंडिया के मुकाबले करीबन आधा पीई मल्टीपल पे ट्रेड करते हैं। राइट, वहाँ पे 15, 16, 17 पी पे स्टॉक मिल रही है। इंडिया में 25, 30, 35, 40 पे स्टॉक मिल रही है। तो एक वैल्यूएशन का मुद्दा एफआईआई के लिए अभी भी मेरे ख्याल से काफ़ी जटिल मुद्दा है। और दूसरा है करेंसी का। जब तक यूएस इंडिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं होता, रुपी पे दबाव बरकरार रहेगा। बेसिकली हमारी करंट अकाउंट डेफिसिट बड़ी होती जा रही है, बिकॉज हम अमेरिका को सामान बेच नहीं पा रहे, बिकॉज प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये 50% का टैरिफ लगा के रखा है हमारे ऊपर। तो एफआईआई इंतज़ार कर रहा है मेरे ख्याल से, एक तो वैल्यूएशन थोड़े से सस्ते में मिले, और दूसरा वो इंतज़ार कर रहा है कि यूएस इंडिया एफटीए फटाफट हो, करेंसी को एक सहारा मिले, रुपी को एक सहारा मिले, रादर दैन जो वन वे ट्रैफिक मिल देखी जा रही है जहाँ पे रुपी 90 की तरफ भागा जा रहा है। हुँ। सर, ये ट्रेड डील का मामला, अब तो ख़ैर ट्रम्प साहब क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, तो देखने वाली बात होगी। अभी तक कोई हम्म। बहुत नेगेटिव अपडेट्स तो यहाँ मिले नहीं हैं। लेकिन ट्रेड डील क्या एक ये बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर अगले वित्त वर्ष के लिए हो सकता है? अगर ये क्लियर हो जाता है, तो क्या माना जाए कि 1 साल से जो सूखा पड़ा हुआ था स्ट्रेंथ को लेकर भारतीय मार्केट्स में, वो पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा? सो ऐसा बोलते नेहा जी, थोड़ा सा मैं रिवर्स में फ्रेज करता हूँ। अगर ये ट्रेड डील नहीं हुआ,
अगर ये ट्रेड डील नहीं हुआ तो ये काफ़ी बड़ा सेटबैक रहेगा, बिकॉज हमारे देश में करीबन 20 से 30 मिलियन लोग, 2 से 3 करोड़ लोग, 2 से 3 करोड़ वर्कर टेक्सटाइल्स में, जेम्स एंड ज्वेलरी में, लेदर गुड्स में लगे हुए हैं। और वहाँ पे अगर इस ट्रेड डील के बिना वहाँ पे बेरोजगारी की समस्या मेरे ख्याल से काफ़ी बड़ी बन जाती है। तो पहली पहली वजह है ये ट्रेड डील होना आवश्यक है हिंदुस्तान के लिए, बिकॉज रोजगार के लिए जो साधारण फैक्ट्री में काम करते हैं, टेक्सटाइल फैक्ट्री में या लेदर गुड्स के फैक्ट्री में या स्पोर्ट्स गुड्स या जेम्स एंड ज्वेलरी में काम करते हैं, उनके लिए बहुत अहम है कि ट्रेड डील हो, इंडिया का एक्सपोर्ट्स फिर से अमेरिका के साथ नॉर्मल नॉर्मल एक लेवल पे आ जाए। और दूसरा है कि यूएस इंडिया का रिलेशनशिप अहम है। ज़्यादातर विदेशी मुद्रा, जो विदेशी इन्वेस्टमेंट आती है इंडिया में, यूएस से आती है। अगर यूएस और इंडिया के बीच में इस प्रकार का तनाव रहा तो वो एफआईआई फ्लो या एफडीआई फ्लो आना थोड़ा सा अनलाइकली बन जाता है। तो दोनों तरीके से देखें, नौकरी की तरफ से देखें, जॉब्स की तरफ से देखें, या विदेशी मुद्रा इंडिया में आ रही है उसके नज़रिए से देखें, ये ट्रेड डील होना अहम है। अगर ये ट्रेड डील अगले 1-2 महीने में हो जाती है, मेरे ख्याल से मार्केट को उछाल मिलेगी, सपोर्ट मिलेगा, सहारा मिलेगा, प्रोत्साहन मिलेगा। सर, अभी तक तो हम यूएस मार्केट पे इतना फोकस नहीं कर रहे थे, लेकिन हाल फिलहाल में जिस तरह का मूवमेंट वहाँ देखने को मिला, एक बार फिर से नज़र वहाँ पर पहुँचने लगी है। क्या माना जाए, ये जो आईटी वाली कहानी थी जिसके वजह से अमेरिकी मार्केट्स को, नैस्डैक को पर्टिकुलरली बहुत बूस्ट मिल रहा था, ये कहानी अब क्या ठंडे बस्ते में चली गई है? मतलब जितना तेज़ी आनी थी यूएस मार्केट्स में आ गई, पीक बन गया यहाँ पे, या कुछ और कहानी है यहाँ जो अनफोल्ड हो रही है? देखिए, जो वहाँ के जो मैग 7 स्टॉक्स बोलते हैं, जिसके सबसे आगे है, अग्रिम पंक्ति में है एनवीडिया, वहाँ पे ज़रूर वैल्यूएशन की कुछ के कंसर्न्स हैं एनवीडिया पे। हमारे पोर्टफोलियो में थैंकफुली एनवीडिया नहीं है। हमारा पोर्टफोलियो ज़्यादातर, मार्सेलस का जो ग्लोबल कंपाउंडर्स पोर्टफोलियो ज़्यादातर यूएस, यूरोप, कनाडा के स्मॉल एंड मिड कैप्स में फोकस्ड है। स्मॉल एंड मिड कैप्स में हमको उतनी चिंता नहीं दिख रही है यूएस और यूरोप में, और दबा के अर्निंग्स ग्रोथ दिख रही है। सो इंडिया में, इंडियन मार्केट में 3-4% अर्निंग्स ग्रोथ है डॉलर में बात करें तो, और यूएस और यूरोप में हमको करीबन 15-16% स्मॉल एंड मिड कैप में डॉलर अर्निंग्स ग्रोथ देखने को मिल रही है। सो वैल्यूएशन और अर्निंग्स ग्रोथ का जो सिलसिला है वहाँ पे काफ़ी ज़बरदस्त है, यूरोप और अमेरिका में। और साथ ही साथ इंटरेस्ट रेट्स का सिलसिला, इंटरेस्ट रेट कटिंग का सिलसिला शुरू हो गया है। फेडरल रिजर्व ने रेट कटिंग शुरू कर दिया। जहाँ तक मुझे पॉलिटिकल सिचुएशन वहाँ पे दिख रही है, यूएसए में रेट कट्स बरकरार रहेंगे, चलते रहेंगे। तो इकोनॉमी ठीक ठाक हालत में है। जॉब्स की सिचुएशन, हाउस होल्ड डेट लीमन ब्रदर्स के बाद सबसे कम लेवल पे है। कॉरपोरेट डेट भी लो है। हाँ, ज़रूर ये बात है कि अमेरिकन सरकार की डेट ज़्यादा है, बट वो सरकार के लिए चिंता का मुद्दा है, नॉट फॉर हाउस होल्ड एंड कॉरपोरेट्स। सो सो एनवीडिया की वैल्यूएशन ज़रूर चिंताजनक है, बट स्मॉल एंड मिड कैप पे वहाँ पे इंडिया के मुकाबले आधा वैल्यूएशन है। इसलिए हमें लग रहा है कि वहाँ पे पैसे बनाने के अपॉर्चुनिटीज़ अगले 1-2 साल में ज़बरदस्त रहेंगे। अच्छा सर, कमिंग बैक टू इंडिया, अब आप बताइए, आपने कहा कि आरबीआई की तरफ से एक रेट कट की अब आवश्यकता थोड़ी बढ़ जाती है, ट्रेड डील का जल्दी से जल्दी क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। सर, ऐसी स्थिति में बताइए कि आप इंडियन मार्केट्स में कहाँ फोकस करेंगे? आपको अपने पोर्टफोलियो में कोई सेक्टर, कोई स्टॉक्स चुन के डालने हो तो वो कौन कौन से होंगे? देखिए, 3 स्ट्रेट फॉरवर्ड से एरिया मुझे नज़र आ रहे हैं। पहला तो है, जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं, करेंसी पे दबाव बना हुआ है, और अगर आरबीआई रेट कट्स करेगा तो ज़ाहिर है रुपी और 90 के नीचे भी जा सकता है, 91, 92 भी जा सकता है। सो गिवन गिवन द आउटलुक फॉर द रुपी, मेरे ख्याल से आईटी सर्विसेज में पैसा लगाना बनता है। स्टॉक्स भी कुछ भयंकर महँगे नहीं है, आईटी सर्विसेज स्टॉक्स। और गिवन दैट आईटी सर्विसेज कंपनीज़ क्लियरली इशारा कर रहे हैं कि वो वर्कर्स को निकाल के, अपने कॉस्ट को घटा के, एआई का इस्तेमाल करके अपने मार्जिन को भी निखार सकते हैं। सो दोनों नज़रिए से, मार्जिन इम्प्रूवमेंट और करेंसी डिप्रिसिएशन के नज़रिए से, मेरे ख्याल से आईटी सर्विसेज में पैसा लगाना बनता है। दूसरा है हाई क्वालिटी बैंक्स, राइट? हम देख रहे हैं कि बैंकिंग सिस्टम में बेसिकली 3 बड़े बैंक्स का इंक्रीजिंगली बोलबाला हो रहा है, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। फिर से वही स्थिति आ रही है कि बाकी बैंक्स में कुछ ना कुछ आइदर लाइबिलिटीज उठाने में दिक्कत हो रही है या एसेट क्वालिटी की दिक्कत हो रही है, और इसलिए मुझे लग रहा है हाई क्वालिटी बैंक्स में पैसा लगाना बनता है। मुझे एचडीएफसी, जो हमारे पोर्टफोलियो में बहुत सालों से है, उसमें कुछ उतनी वैल्यूएशन की चिंता नहीं दिख रही है। आराम से हम 8-9 साल से एचडीएफसी बैंक में पैसा लगाए जा रहे हैं। बट जनरली हाई क्वालिटी बैंक्स में मेरे ख्याल से
आज की डेट में पैसा लगाना मेरे ख्याल से बनता है। और तीसरा एरिया है, जैसे हम बहस कर रहे हैं, राइट, ट्रेड डील मेरे ख्याल से होगी। इंडिया और अमेरिका दोनों के हित में है ट्रेड डील होना। और देयरफॉर जो सेक्टर्स को सहारा मिलेगा, जिस प्रकार के एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स को सहारा मिलेगा, ऑटो एंसिलरीज, लाइट इंडस्ट्रियल्स, वहाँ पे भी पैसा लगाना मेरे ख्याल से बनता है। सो ये तीन क्षेत्र हैं जहाँ पे डोमेस्टिक इकोनॉमी की जो भी उथल पुथल है वो इनको उतना इम्पैक्ट नहीं करेगी। आईटी सर्विसेज, अच्छे बैंक्स और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जिसको ट्रेड डील का फायदा मिलेगा। ओके। सौरभ सर, कोई ऐसे सेक्टर्स हैं या स्टॉक्स हैं जिन्हें अभी अवॉइड करने की जरूरत है? तो देखिए, जो हिस्टोरिकली हमारा जो रवैया रहा है कि पीएसयू से थोड़ा केयरफुल रहना है। और जब हमको अब ये फिजिकल प्रेशर दिख रही है, राइट, सरकार, जैसे हम बहस कर रहे थे, सरकार टैक्सेस कट कर रही है, वो जीएसटी हो या इनकम टैक्स हो, और मुझे लग रहा है और टैक्स कट्स की आवश्यकता होगी अगले साल। तो जाहिर है सरकार का कैपिटल एक्सपेंडिचर पे जो खर्चा है, कैपेक्स पे जो खर्चा है, उस पे थोड़ा दबाव आएगा, राइट। सो करीबन 3 साल हो जाएंगे ये वाला फिजिकल लेते हुए। 3 साल हो जाएंगे कि भारतीय सरकार की कैपेक्स के खर्चा करीबन 10 ट्रिलियन 11 ट्रिलियन के आसपास स्टैग्नेट किया रहेगा। और वो जो बहुत सारे पीएसयूज हैं जो कैपेक्स पे प्ले हैं, वहाँ पे मेरे ख्याल से सावधानी बरतनी चाहिए। ऑलराइट सर, कोई प्रोबेबल टारगेट निफ्टी के लिए, सेंसेक्स के लिए, यहाँ से क्या ट्रेजेक्टरी आप देख रहे हैं? एक आखिरी सवाल। तो देखिए, सेंसेक्स टारगेटिंग जब मैं ब्रोकर था तब करता था। शुक्र है वो ब्रोकरेज का ज़माना गया, मुझे सेंसेक्स टारगेट देने की आवश्यकता नहीं है। बट हाँ, ये ज़रूर बोलूँगा कि अगले 1 साल में इंडियन लार्ज कैप से मुझे उतना दिक्कत नज़र नहीं आ रहा। स्मॉल एंड मिड कैप से मुझे वैल्यूएशन की भी की इशू नज़र आ रही है, और अर्निंग्स ग्रोथ की भी इश्यूज नज़र आ रहे हैं। इंडियन लार्ज कैप्स, स्पेशली हाई क्वालिटी लार्ज कैप्स, वहाँ पे हम लोग पैसा लगा रहे हैं विदाउट दैट मच कंसर्न। ऑलराइट सौरभ सर, थैंक यू सो मच समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के। इट वाज अ प्लेजर थैंक यू। स्पीकिंग विद यू सर, और बहुत ही बेहतरीन इंसाइट हमारे और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से आप से मिले। थैंक यू सो मच सर, वंस अगेन।